चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये सवाल ऐसे नहीं है कि आप बना नहीं पाएंगे, जो बच्चे मुझे लगता है 4-5 महीने से भी पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इन सवालों को करने में एग्जाम में हमें कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। और मैं वो भी बताऊंगा जो बच्चे एकदम नए पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी मैंने क्वेश्चन कहीं से भी उठाया किसी भी चैप्टर से, तो हो सकता है कि मैं तो जल्दी से आंसर बता गया और आपको नहीं समझ में आया, तो मैं दोनों तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। पहले आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, फिर उसका पूरा तरीका समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सवाल है, ये सवाल कहता है कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो एक क्या दे रखा है, आयत दे रखा है, और आयत हर बच्चे को पता होगा क्या होता है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब इस आयत की एक भुजा दे रखी है 12, एक भुजा दे रखी है 12 मीटर, मान लिया मैंने कि ये भुजा जो है ये 12 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, ये विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई दे रखी है 13 मीटर। क्लियर है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो ये तो L हो गया और ये B हो गया। हर कोई बच्चा जानता है कि एरिया निकालना है तो एरिया होता है L इंटू बी। एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी। अब L तो हमारे सामने डायरेक्ट गिवन है 12 है, L इक्वल टू क्या हो गया 12, लेकिन B नहीं मालूम, तो B कैसे निकलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बनना है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीनों की साइड के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना जल्दी आना चाहिए एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि आप इसे पुट करेंगे, जब देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से बनता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का मैंने यूज किया है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना बताया हमने L इंटू बी, तो 12 इंटू 5, ठीक है, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, और इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 60 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो जाएगा। तो आपको अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने पूरा ये डिटेल भी बता दिया कि हमने पाइथागोरस लगाया है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज में तीनों साइड के रिलेशन जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। बाकी एक क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समझ में आया क्या सभी को ये सवाल, एक बार यस कीजिए अगर आपको ये समझ में आया। तो ये बिल्कुल 60 होगा संदीप, राइट आंसर, ठीक है। फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 3 गुना है, उन्हें इसी अनुपात में 1800 रुपये दिए जाने, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब ये जो चैप्टर है आपका किससे है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात एवं समानुपात से। तो देखो इसमें कैसे बांटते हैं, ये कहता है कि ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से 2 गुना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज द ट्वाइस ऑफ बी, और कह रहा है कि बी का हिस्सा यानी जो बी को मिला है वो क्या है, सी के हिस्से से 3 गुना है, तो मैं लिखूंगा थ्राइस ऑफ सी, ठीक है। ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी। अब ये कहता है कि 1800 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 1800 रुपये जो बांटे जा रहे हैं वो ए बी सी में बांटे जा रहे हैं। अगर हमें ए बी सी का एक्चुअल रेशियो पता लग जाता है कि ए को कितना रेशियो में मिला है, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, तो हम आसानी से इसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि किस तरीके से इसे बनाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे ए और बी का रेशियो बनाना है हमें। ए और बी का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा ए अपॉन में बी, ठीक है। बी को हम नीचे ले आए, इधर से रह गया 2, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ए और बी का रेशियो कितना हो गया 2/1। इधर से हम रेशियो बनाएंगे तो ये बन जाएगा बी अपॉन सी, बी अपॉन सी हो जाएगा आपका 3/1। अब देखो इसको कंबाइन करना है हमें, 2 तरीके हैं इसके कंबाइन करने के। ए बी सी को या तो एक लाइन में पहले से लिखो या दूसरी लाइन में। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से बना पा रहे होंगे इसे। मैं ये बता देता हूँ कि देखो अभी हमारे पास यहाँ बी कितना है 1 और यहाँ बी कितना है 3, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जो कॉमन है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बी कॉमन है तो बी की वैल्यू इक्वल करनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 2 3 6, यानी ए की वैल्यू बन गई 6 और बी कितना रह गया 3। देखो दोनों तरफ 3 है या नहीं है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है। और सी कितना रहा, सी की वैल्यू 1 रही। बच्चे समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो 6 3 1 के रेशियो में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब कहता है कि टोटल 1800 रुपये हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे, इसको अगर आप ऐड करते हैं तीनों को तो ये बन जाएगा आपका 10
और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, 10 की वैल्यू हो जाएगी 1800, 1 की वैल्यू हो जाएगी भाई 180। पूछा क्या है आपसे कि b का हिस्सा कितना है, तो b को तो कितना मिला है 3 रेशियो में मिला है, तो 1 का मतलब कितना है 180, तो 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा में 180, तो ये बन जाएगा आपका 18 × 54 यानी 540। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही आया ये आंसर, ज़्यादातर सभी बच्चों का सही आना चाहिए क्योंकि आसान सवाल है। बिल्कुल सही है ज्योति, 540 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इसको रेशियो को एक और तरीके से बना देते हैं, हम लास्ट अगली क्लास में समझाएंगे जब हम क्लास प्रॉपर पढ़ाएंगे इसे। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे आसानी से इसे कर पा रहे होंगे। चलो भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। जनरली होता क्या है, इस सवाल को आप देखो ध्यान से कि इसमें हम देखेंगे कि पहली इक्वेशन में a + b + c, यानी हमारे पास ये 3 वेरिएबल है a b c। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है a b c। और इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये है हमारे पास में। यानी मैंने ये बात बताई कि 2 वेरिएबल है। मैं 2 तरीके से सवाल को बताऊंगा। सॉरी, वेरिएबल कितने हैं 3, वेरिएबल का मतलब है ए बी सी, और इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, यानी जितनी बार इक्वल होता है वो समीकरण होते हैं। समीकरण कितने हैं 2, यानी एक वेरिएबल ज़्यादा है। एक वेरिएबल ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन से जितने वेरिएबल ज़्यादा होंगे उनको हम 0 बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ इस सवाल में, इस सवाल को मैं छोटा बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि a + b + c, a² + b² + c², और यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अब मुझे बताओ कि वेरिएबल 3 और इक्वेशन 2, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से 0 पुट कर दूंगा। मैंने c को 0 पुट कर दिया तो इधर भी c को 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ c आया है उसको 0 रखेंगे तो ये खत्म हो गया, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो गया, यानी फाइनली बचा गया है a b। अब सवाल ये बन गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी का मान बताइए। क्या पूछा जा रहा है, ए बी का मान बताइए। ठीक है, मतलब ये सवाल इतना छोटा हो गया कि यहाँ से बनता है a + b, a + b की वैल्यू होगी 6, और ये कहता है a² + b², इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी 14, और पूछा क्या है आपसे, ए बी बताइए। यानी ये जो हम कर रहे हैं वो सेम वही आंसर है जो लिखा हुआ है। तो अब फटाफट आप इसका कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका फॉर्मूला आता है आपको a² + b² + 2ab। ठीक है, सामने हो जाएगा आपका 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब ये ए बी की जो वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू 14 है, तो हम यहाँ 14 पुट कर देंगे, यानी जैसे यहाँ 14 पुट करेंगे और हमें क्या चाहिए ए बी, तो ये 14 इधर जाएगा तो ये 36 से 14 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 22। क्लियर है, तो यानी 2ab = कितना बचा 22, और पूछा क्या गया ए बी पूछा है तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 11। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आया क्या, ये मैंने क्या बताया। और अच्छे तरीके से अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे, कभी कभी हम 2 वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं। क्लियर है बात, इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है अलजेब्रा का a + b + c इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है आपका a² + b² + c² और +2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, यानी इस फॉर्मूले को ओपन करके आप कर सकते थे। लेकिन ये जो मैंने बताया है वेरिएबल को 0 पुट करना, बहुत ही अच्छा मेथड है, खतरनाक मेथड है। आपको हम समझाएंगे इसे किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ज्योति का आंसर सही है, 11 है। सभी बच्चे, अगर जो बच्चे इन सवालों को कर पा रहे हैं वो फटाफट से आंसर दिया करें। ठीक है, आज की क्लास कोई ज़्यादा स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चंस वही लेके आया हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, 5-6 महीने से या 1 साल से, तो आसानी से कर सकते हैं। और मेरा ये भी मतलब है कि जो बच्चे एकदम नई वीडियो देख रहे हैं, जो एकदम स्टार्टिंग है उनकी, तो वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ कि हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखेंगे, बी डज द 50% वर्क इन द 20 days। बी किसी कार्य का 50% भाग 20 दिनों में करता है। फिर कहता है कि सी बी के साथ शामिल होता है और वे दोनों शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कोई आंसर देगा भाई इसका? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। संदीप का आंसर 11 है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप? बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। टाइम एंड वर्क सभी का फेमस चैप्टर होता है, समय और कार्य। सब बच्चे कहते हैं कि इस चैप्टर को तो हम बहुत अच्छे से
कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आता है। तो आप मुझे इसका आंसर बता के दीजिए, फटाफट से करेंगे सभी बच्चे। जो नए बच्चे हैं वो भी ट्राई करें एक बार, मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का। बी किसी कार्य का 50% भाग यानी आधा काम 20 दिन में कर लेता है, बाकी काम बी और सी मिलकर दोनों करते हैं, यानी बाकी काम कितना रह गया, वो भी आधा रह गया, उसको दोनों मिलकर करते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? किसी का आंसर आया है? बेटा आंसर कीजिए सभी बच्चे और शेयर कर दीजिए सेशन को। बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है भाई, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए आप बच्चों के साथ में। चलो मैं बताता हूँ सवाल को कैसे करेंगे, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। देखो इस सवाल को करने के लिए आपको पहले ये समझना है, इसने कहा है कि बी, जो बी है काम करने वाला, वो बी कितना काम कर रहा है, 50% काम कर रहा है 20 दिन में। क्लियर है बात? अगर मैं कहूँ कि 50% काम कर रहा है यानी आधा कर रहा है, 100% करने के लिए उसे डबल समय लगेगा, काम आधा है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50%। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, 1/2 काम करता है वो 20 दिन में। अगर पूरा काम करेंगे तो इसको पलट के गुणा कर देते हैं, यानी पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आई? फिर इसके साथ में सी आ जाता है, यानी बी तो काम कर रहा था, अब कौन आ जाता है, सी आ जाता है। जब सी आ जाता है तो कहता है बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को, यानी शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य भी हमारा 1/2 बचा है, क्योंकि आधा काम तो उसने कर दिया। अब 1/2 को दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। यही तो बोला 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। आधा काम 4 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 8 दिन में करेंगे, और ये बी अकेला 40 दिन में कर रहा है। अब सीधा आप यहाँ से एलसीएम ले देंगे तो टोटल वर्क बन जाएगा कितना यूनिट, इन दोनों का एलसीएम आएगा 40, यानी 40 यूनिट क्या है, वर्क है करने के लिए। अगर बी अकेला करता तो 40 दिन लगाता है, यानी अगर 40 से हम भाग करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1, और 8 से भाग करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। ये सबको पता होगा ये क्या होता है, ये 1 डे वर्क होता है इनका, इसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी। यानी एक दिन में बी 1 काम करता है और दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं, 5। आपसे पूछा क्या है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। भाई दोनों की 5 है जिसमें बी की 1 है तो 4 हो जाएगी। अब आपसे पूछता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी से काम कराना है, काम है 40, और सी की कैपेसिटी कितनी है करने की, 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे, उसे 10 दिन लगेंगे। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए होंगे अच्छे से। चेक कर लीजिए किसका आंसर सही है किसका नहीं है। ठीक है, बी क्यों आ रहा है भाई, ए आएगा ना, 4 से भाग करेंगे तो 10 दिन आएगा। संदीप, बी आपने बताया, बी का मतलब 8 नहीं आना चाहिए ना, 5 में से घटाएंगे 4 से भाग करेंगे 40 को, 10 दिन आएगा। ठीक है, सही कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है कि फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड 3105 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। देखो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एलसीएम एचसीएफ से सवाल लिया गया है। इसमें कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3105 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो इस तरीके के सवाल में जब भी कुछ डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं आपके ये 3, 4, 5 और 6, यानी कोई संख्या इनसे डिवाइडेड हो जाए। डिवाइडेड होने का मतलब है कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए वो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे। चारों संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका, ये हो जाएगा 3 तो 6 में मौजूद है, 4 पंजे 20, यानी 20 के 120। एलसीएम आना चाहिए आपको, कैसे करते हैं फटाफट से। एलसीएम हो गया 120। अब मतलब ये बनता है इस सवाल का कि हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3105 में जोड़ने पर क्या हो जाए, वो कट जाए 120 से। अभी आप क्या करेंगे इस सवाल में, 120 से भाग करेंगे। 120 से भाग करेंगे तो आप ये देखेंगे ये कितना है, 3105। लेकिन अगर ये संख्या 3100 कितनी होती, 20, तो ये कितने से कट जाती है, 120 से पूरी कट जाती। तो यानी ये अभी कितनी है, 05, और बनानी कितनी है यहाँ पे 20, तो कितना जोड़ा जाए, 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। ये देख के ही सवाल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। समझ में आया क्या सभी को? ये फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है इनका हमने क्या किया, एलसीएम। इनका एलसीएम हमने किया तो एलसीएम को देखा कितना आया है,
एलसीएम आया 120। अब 120 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इसको। फिर ये देखना है कि कितना कम रह जाता है। अगर इसमें 15 भी ऐड कर देते तो ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी न्यूनतम संख्या 15 है। 15 जोड़ने पर ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल आंसर दीजिए सभी। आपका आंसर नहीं आता है, ठीक है, जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए जितने भी हैं सब आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं हम जल्दी से, अभी काफी क्वेश्चन है। अब ये सवाल है आपका मिक्सर वाले से, मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ा होगा। ये कहता है कि 2 वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 बर्तन है और उनके आयतन क्या है, समान है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:3। कहता है कि पहले बर्तन जो है उसमें 1 और 3 दूध पानी है और दूसरे बर्तन में कितना है, 2 और 1 दूध पानी है। अब कहता है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, यदि वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो क्या अनुपात होगा। देखो इस सवाल को करने का तरीका देखो। मान लो कि पहला बर्तन है ए, पहला बर्तन ए है और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो दे रखा है आपका 1:3। ठीक है, फिर बर्तन है बी, इसमें दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो है 2:1। क्लियर है, 2:1। अब कहता है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, समान आयतन के बर्तन थे, अब वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो कैसे मिलाएंगे, इसका दूध और इसका, हम दोनों को, इनको और इनको मिला रहे हैं नए बर्तन में। ठीक है, तो वहां पर दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो करना क्या है, इधर से आप देखो पहले बर्तन से दूध कितना आएगा, मुझे बताओ पहले बर्तन से दूध कितना आएगा। अगर मैं 1 यूनिट दूध मान लेता हूँ, 3 यूनिट पानी मान लेता हूँ, तो टोटल कितना हो गया 4, और दूध कितना बना 1/4, यानी 4 यूनिट में से 1 यूनिट कितना है, दूध। और पानी कितना हो गया इधर 3/4, पानी की मात्रा टोटल कितनी हो जाएगी 3/4। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ से दूध ऐड किया गया है, तो पहले बर्तन से आएगा 1/4, पहले बर्तन से आएगा 1/4। ठीक है, फिर दूसरे बर्तन से आएगा प्लस दूध देख रहे हैं हम, दूसरे बर्तन में दूध कितना है, ये है आपका 2/3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। ये पहले बर्तन में आ गया, सॉरी दोनों को मिलाया तो नए बर्तन में दूध का रेशियो कितना आ गया 1/4 प्लस 2/3। अब पानी देखेंगे तो पानी पहले बर्तन से कितना है 3/4 प्लस दूसरे बर्तन से कितना है पानी 1/3, क्योंकि टोटल 3 है यूनिट और पानी कितना है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, फिर से सही करता हूँ। जो दूध आएगा पहले बर्तन से वो आएगा 1/4, आपने देखा ये आ रहा है 1/4 पहले बर्तन से। दूसरे बर्तन से दूध कितना मिल रहा है 2/3। पानी की बात करते हैं तो पहले बर्तन से जो पानी की मात्रा वो कितनी है, वो 3/4, और दूसरे बर्तन से पानी की मात्रा कितनी है 1/3। सिंपल सा इसे जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब इस पार्ट को जोड़ेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम 12 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 12, यानी 3 और 4 दूनी 8, 3 और 8 ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 11/12। इधर जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ये 3 × 3 = 9, 9 प्लस में 4 × 1 = 4/12। देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 11:13। फाइनली क्या बन जाएगा 11:13। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा लिखने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आप इसको समझ लेना किस तरीके से मैंने किया है कि टोटल दोनों बर्तन से अलग अलग हमने दूध को ऐड किया, फिर पानी को ऐड किया और उनका रेशियो बना दिया। सिंपल तरीके से ऐसे हो जाएगा। ठीक है विकास भाई, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप बताइए कैसे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। ये सवाल सभी को समझ में आया होगा, एक बार यस कीजिए। मैं फिर से ओरली बोल देता हूँ जिसको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। आप क्या करेंगे, पहले बर्तन का दूध दूसरे बर्तन का दूध ऐड करेंगे, और पानी भी पहले बर्तन का पानी दूसरे बर्तन का पानी ऐड करेंगे, फिर उसको रेशियो में उसे काट देंगे और ये 11:13 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला सवाल है, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये रेशियो का औसत का दे रखा है, एवरेज का। देखो इस सवाल में कहता है कि कोई 4 नंबर है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है, तो बताइए अंतिम संख्या क्या है। मैं फटाफट आप करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी, 1 मिनट का मैं समय देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, आप कर पाएंगे इसे, ट्राई कीजिएगा। पहले कोई 4 नंबर दे रखे हैं, उनमें से 4 नंबर में से 3 नंबर का औसत दे रखा है और लास्ट के 3 नंबर का औसत दे रखा है, और पहली और अंतिम संख्या का योग दे रखा है, और आपसे पूछा है अंतिम संख्या क्या याद कीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप कीजिए, 1 मिनट का समय आपके पास। सभी आंसर बताएंगे इसका।
अभी हमारी पहली क्लास है आपके साथ में, आगे आने वाली क्लास में मज़ा आएगा आपको पढ़ने में जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी तो क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आप फटाफट से मुझे आंसर दीजिए इनका। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। कि ये है हमारा, कहता है कि 4 नंबर है कोई, मान लो कि मैंने माना A B C और D, A B C D ये कोई 4 संख्या है। अब 4 संख्या में इसने बोला है कि पहली 3 संख्याओं का औसत है हमारे पास में कितना, पहली 3 संख्याओं का औसत है 18। तो अगर मैं 3 में 18 का गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका टोटल मिल जाएगा, यानी A + B + C मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 18 × 54, यानी स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 54 हो गया। क्योंकि आपको ये सब पता होगा कि जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज क्या होता है, सम बटे में संख्या n, ठीक है, सम बटे में n। अब सम निकालना तो एवरेज में n से गुणा कर देंगे। 3 संख्याओं का एवरेज 18 में गुणा कर दिया तो 54 हो जाएगा। चलो अब ये लास्ट की 3 संख्या, फिर कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी ये वाली जो 3 संख्या है इनका औसत कितना है, 14 है, ठीक है भाई, 14 से गुणा कर दिया। यानी अगर हम ये देखते हैं B + C + D, इन तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 14 × 42। इतनी बात समझ में आई। फिर कहता है कि पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है, यानी A + D। अगर पहली संख्या A मानी है, लास्ट संख्या हमने D मानी है, तो इनका योग कितना है, इसका योग है 16। क्लियर। अब आपसे पूछता है कि अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपसे D पूछ रहा है, ये सवाल बना। तो मैं क्या करूँगा, आप अगर ऐसे इसे ऑब्जर्व कर पाएँ कि स्टार्टिंग की 3 संख्या जो थी A + B + C, इनका टोटल कितना है 54, और ये लास्ट की 3 संख्या जो है इनका टोटल कितना है 42। अगर मैं इन 3 की स्टार्टिंग में से लास्ट वाली घटा देता हूँ, देखो समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा A + B + C, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 संख्या में से मैंने घटाया क्या, लास्ट की 3 संख्या, तो क्या घटेगा, B - C - D बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से घट जाएगा 42। 54 में से 42 घट जाएगा तो आप मुझे बताइए कितना मिलेगा, 12। ये बात समझ में आई सभी को। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये B कैंसिल आउट हो जाएगा, -B से C कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ से क्या बचेगा, A - D, और A - D बराबर कितना आ गया, 12। अब हर कोई बच्चा कर पाएगा कि अगर A + D को हम देख रहे हैं, A + D को देखते हैं तो ये कितना है आपका 16, A + D कितना 16 है, और A - D कितना है 12। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो D से D फिर कट जाएगा, और ये A और A जुड़ के कितना बन जाएगा, 2A, और 2A का मान कितना हो जाएगा, 12 और 16 28। 2A का मान कितना हो जाएगा भाई, 28, ठीक है। और A बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो A बराबर आ जाएगा 14। A बराबर 14 आ गया है, तो D कितना होना चाहिए, दोनों का जोड़ 16 है, तो यानी 2 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। समझ पाए क्या, ये मैंने थोड़ा आपको समझाया है डिटेल में, इसलिए इसमें टाइम लग गया, वरना बहुत जल्दी हो जाता है ये सवाल। सभी को समझ में आना चाहिए। आज की मैं जितने भी सवाल लेके आया हूँ, मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप इन बातों को समझ पाएँ हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको मेथड सारे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो स्पीड आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बन जाएगी, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है ज्योति, आंसर डी। चलते हैं अगले सवाल के। हमारा सवाल कहता है, ये देखो, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल सा सवाल है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि छोटी और बड़ी पुस्तकों का अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये 15 रुपये है। यानी अगर हम छोटी किताब एक खरीदते हैं तो 10 रुपये में उसका MRP लिखा हुआ है, और बड़ी किताब की MRP 15 रुपये लिखी हुई है। कहता है एक छात्र ने कुल 5% की छूट पर 5 दर्जन छोटी और 10 दर्जन बड़ी पुस्तकें खरीदी, तो उसकी कुल छूट ज्ञात कीजिए। आपसे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना इसमें। अब ये कह रहा है कि उसकी कुल छूट राशि कितनी है, हमें मतलब नहीं है कि कितने में बेचा है। MRP पे हमेशा छूट किस पे मिलती है, MRP पे मिलती है, मार्केट प्राइस पे। तो इस सवाल को करने का तरीका देखो, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ उसे। पहले मैं देख लेता हूँ छोटी किताब से कितनी उसे छूट मिली है। छोटी किताब से एक किताब का मूल्य कितना है, 10 रुपये, और उसमें 5% की छूट मिलती है, ठीक है भाई। तो मैं ये देखता हूँ कि छोटी किताबें टोटल कितनी है, 5 दर्जन, 5 दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 12 किताब गुणा में 5, टोटल किताब कितनी होगी छोटी मेरे पास में, 12 गुणा में 5। क्लियर है, यानी 12 पंजे 60, 60 मेरे पास किताब होगी। और एक किताब का मूल्य कितना दे रखा है, MRP 10 दे रखा है, तो सबका MRP कितना हो जाएगा, इंटू कर दूंगा मैं 10 में। देखो मैंने क्या किया है, सभी छोटी किताब का MRP लिख लिया।
एक दर्जन में 12 किताब होती हैं, तो 5 दर्जन है, गुणा कर दिया। एक किताब का MRP 10 है, तो सबका कितना हो जाएगा, गुणा 10 कर देंगे। अब डायरेक्ट निकालेंगे कि इस पर 5% की छूट दी है, तो इसका हमें क्या करना है, 5% निकालना है, क्योंकि हमें छूट से मतलब है। तो 5% करेंगे, गुणा 5/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो भाई ये 6 बार कट जाएगा। 6 बार कट गया, ठीक है। और 6 पंजे 30। तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, छोटी किताब पर जो छूट मिली है मुझे, वो 30 रुपये की मिली है। समझ में आई बात। सभी किताबों को इस हिसाब से सेट करने पर हमें 30 रुपये की छूट मिलती है। अब बड़ी किताब पे आते हैं। बड़ी किताब कितनी है, देखो ध्यान से। यहाँ थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। कहता है कि 10 दर्जन किताब है। 10 दर्जन यानी 10 गुणा में, एक दर्जन में 12 होते हैं, और एक किताब का MRP कितना है, 15 है। तो मैंने ये क्या कर दिया, ये सभी किताबों का MRP लिख दिया, बड़ी वालों का। अब कहता है कि इस पर भी छूट कितनी मिली है, 5% की। तो गुणा 5/100, सीधा सीधा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा 15 छक्के 90। यानी बड़ी किताबों से जो छूट उसने प्राप्त की है वो 90 रुपये की है। और आपसे पूछता है कि टोटल छूट कितनी होगी, 30 रुपये छोटी से, 90 बड़ी से। तो आंसर कितना हो जाना चाहिए, 120। यानी टोटल 120 रुपये की उसे छूट प्राप्त होती है। आपको और कुछ नहीं करना था इस सवाल में, सीधा आपसे छूट पूछा तो हम छूट डायरेक्ट काउंट करते हैं। बिल्कुल सही है, ज्योति का आंसर 120, संदीप का भी आंसर 120 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर पहुंचते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। हमें इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये a × b। इस बात को समझ पा रहे हैं, इस रूप में ये लिखा हुआ है। अगर आप ये जानते हैं कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है ये क्या बनता है, 4 × ab, ठीक है, और नीचे कितना है, ab। तो ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आया, मुझे ना जोड़ने की ज़रूरत है ना घटाने की ज़रूरत है। हाँ भाई साहब, अश्विनी जी कह रहे हैं सर क्लासेस फ्री अवेलेबल होंगी। अभी तो फ्री क्लास है, यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं, आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। एप्लीकेशन पर नहीं फ्री मिलेगी, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हैं सभी फ्री हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करें इस पर, ठीक है भाई। ये 120, अच्छा पुराना आंसर है संदीप 4, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा आप सभी को। अभी यूट्यूब की क्लासेस फ्री होंगी, कोई इस बात के लिए परेशान ना रहे, यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री होंगी जब तक हो रही हैं। अभी टाइम पता नहीं कब तक होंगी, लेकिन ये फ्री क्लासेस चलेंगी आपकी टोटल। तो आप इधर देख पा रहे हैं, ये सवाल मैंने कैसे किया है, ये आपको आइडेंटिटी का यूज़ किया मैंने और इसका आंसर बना दिया ये, क्योंकि ये क्या होता है 4ab, यानी ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। चलो आगे सवाल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। अब ये कहता है, इस सवाल को करने के लिए आपसे पूछा क्या है, ये पूछा गया है cos थीटा × tan थीटा क्या होगा, यानी cos थीटा × tan थीटा का मान बताइए, ये पूछा है इस सवाल में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उस पर चलते हैं। ये कहता है यदि 2 cos थीटा बराबर कितना, √3, ठीक है भाई। तो ये बताइए, अब यहाँ से हम cos थीटा का मान तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3/2, कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, cos थीटा का मान √3/2 पुट कर देंगे। अब ये कहता है × tan थीटा। अब tan थीटा का मान क्या होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो आपने समझा होगा cos थीटा का मान √3/2 कितने पे होता है, जब थीटा का मान 30 होता है, ठीक है। और अगर साइन होता तो 60 होना चाहिए था, ठीक है भाई। थीटा मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब आप क्या कर देंगे, tan 30 पुट कर देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये आपको टेबल आनी चाहिए आइडेंटिटीज़ की। तो ये कितना आ गया आंसर, 1/2। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है, सही है, ऑप्शन नंबर डी ज्योति का सही आंसर है। ज़्यादातर सभी सवालों का सही आंसर आ रहा है ज्योति का। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये, हाँ ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है।
कैसे करेंगे, जल्दी से करना है, बहुत सारा समय नहीं लग रहा, 10 मिनट में आंसर आना चाहिए। कहता है एक वस्तु को 1235 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, अगर 10% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचनी पड़ेगी। यानी आपसे पूछा है एसपी, विक्रय मूल्य पूछा है। आप ध्यान से समझेंगे, जब अगर 1235 रुपये में वो वस्तु को बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि 95% का मतलब कितना हो गया 1235, क्योंकि सीपी हम हमेशा इन सवालों में सीपी को 100% मानते हैं, अगर लॉस होता है तो घटा देते हैं, प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं। तो इसने कहा कि 5% की हानि हुई, तो मुझे सीधा सीधा समझ में आया 95% का मतलब कितना है 1235। फिर उसे चाहिए क्या, एसपी चाहिए कितना 10% प्रॉफिट के लिए, तो 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% पे बेचना चाहता है। तो 95% की वैल्यू इतनी हो गई, 110% की वैल्यू पूछिए, 95 की वैल्यू इतनी होगी तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1235 बटे में कितना 95, ठीक है। 95 से कर देंगे इसमें भाग और ये बन जाएगा आपका, और गुणा कर देंगे, चलो टोटली निकाल देते हैं 110%, सीधा सीधा सवाल कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। पूछा क्या हमसे 110% पूछा है, तो 110 से इसमें गुणा कर देते हैं, 5 से कटेगा तो ये बन जाएगा आपका 19 पंजे 95, और इसे 5 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 22 पंजे 110। 19 से आप इसे काट लेंगे, ये बनेगा 19 कितना होता है 19 पंजे 95, 19 छिके 114, ठीक है 114, और 19 पंजे 95 65। सिंपल कैलकुलेशन है, 65 गुणा 22 कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग इसका 1430 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना था, पहले 5% घटाना है, तो 95 का मतलब 1235 दे रखा है, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना है उसे 110 में, तो 95 नीचे कर दिया, 110 से गुणा कर देंगे, सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 1430 बिल्कुल सही है, संदीप का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात। देखो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 में संख्याएं हैं रेशियो में। अब इनका एचसीएफ, मासापा का मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है 8, तो बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो जैसे रेशियो में क्या बनाया जाएगा, ये 4x और 3x, मैंने माना पहली संख्या कितनी है 4x, दूसरी कितनी है 3x, इनका एचसीएफ गिवन है 8, तो एचसीएफ का मतलब होता है इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये x की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है। हमेशा याद रखना कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है x होता है। यानी अब अगर मैं बात करता हूँ, मुझसे पूछा क्या, मुझसे ये नहीं पूछा कि वो संख्या क्या है, मुझे निकालना भी नहीं है, मुझसे पूछा एलसीएम क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, यानी जो कि x है, और इसके अलावा जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिखते हैं, तो यानी सिंपल सा एलसीएम बन जाएगा 8 गुणा में 4 गुणा में 3। अब इनका सबका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, यानी आंसर हो गया आपका 96। समझ में आई बात। आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है कि वो दोनों संख्या क्या है, पहले आप उसको निकालो, उन संख्या को निकालने की जरूरत नहीं, आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा में जो आपके कॉमन के बाद बच जाते हैं 4 और 3, उसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। आई थिंक सभी बच्चे समझ पाए होंगे इस बात को। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये कहाँ से आ गया, आपका एडवांस मैथ से आ गया, तो यानी जनरली मिक्स क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के एडवांस के सारे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ये है आपका मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन का 3D पार्ट सिलेंडर। कहता है कि एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई, सिलेंडर में बता दो हिंदी में कहते हैं इसे बेलन। बेलन ऐसा होता है कि जिसका बेस और टॉप क्या होता है, सर्कुलर होता है, ये बेलन है, इसकी ये हाइट है वर्टिकुलर h, और ये होती है इसकी त्रिज्या, ठीक है, रेडियस r, ये बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका CSA दे रखा है, यानी इसकी जो h है वो बताइए 14 सेंटीमीटर है, और इसका CSA कितना है भाई 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछा इसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम के लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब h तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, 14 दे रखी है, लेकिन r नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस CSA से पहले r निकालनी है। जब हम r निकालेंगे तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टॉप और बेस को छोड़ दिया जाता है, उसकी सराउंडिंग जो होती है उसका एरिया निकालते हैं। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है 528, तो यहाँ से हम r निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 528 अपॉन में, ठीक है, 2 आएगा नीचे
और पाई का मान रखेंगे 22/7 और ये आपका h दे रखा है 14। ठीक है, यहाँ से सीधा हम r कैलकुलेट कर लेंगे। जब r निकालेंगे तो r देखो 7 से इसे काटेंगे, 2 बार कटेगा और ये 4 बन गया, 2 गुणा 2, 4 से इसे काट लो ऊपर वाले को, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 132। 132 बटे में 22, यानी 22 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका ये बनना चाहिए कितनी बार, 22 पंजे 110 होता है, तो 22 छिक्के यानी 6 बार कट जाएगा। सीधा सीधा सा ये कैलकुलेट हो रहा है। r बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी हमने देखा इस सवाल में r कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या है आपसे वॉल्यूम, तो आप फिर से इसमें सारी चीज़ें पुट कर देंगे। 22/7 हम पाई का मान रखेंगे और इधर r² यानी 6 × 6 हो जाएगा और h कितना दे रखा 14 दे रखा है। 7 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 6 × 36। ठीक है, 44 में 36 से आपको गुणा करना है। 44 में 36 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें लेकिन आप इसका गुणा करके देख सकते हैं। 6 चौके 24 गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 चौके 24, 4 हासिल के 2, ये 6 आपका 6 चौक 24 और 6 तिया 12, 12 24 कितना होता है 36, 36 और 2 38, यानी ये हो गया 8 हासिल का 3। अब लास्ट का लास्ट से कर देंगे, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी 1584 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम पूछा तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, इसी तरीके से करना है इसको, पहले r निकालना है फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, 1584 बिल्कुल सही है ज्योति का आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आपका। हाँ देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है और सभी बच्चे इसे कर पाएंगे। इस सवाल को करेंगे कैसे, ये कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 70 and 50 रेस्पेक्टिवली, कहता है कि बच्चों की संख्या यानी जिसमें लड़के और लड़कियां, लड़कों की संख्या 70 है और लड़कियों की कितनी है 50, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां किसी एक फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो बताइए कितने परसेंट, टोटल का कितने परसेंट बच्चे उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से इसे करेंगे। अगर हम बात करते हैं टोटल बॉयज़ की और गर्ल्स की, तो बॉयज़ की संख्या टोटल है 70 और गर्ल्स की संख्या 50 हमारे पास। ठीक है, अब जो फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन में जितने जाते हैं वो लड़कों में से कितने जाते हैं 50%, तो यानी 70 का 50% मतलब आधा, 35 लड़के जाते हैं और लड़कियां कितनी जाती हैं 40%, यानी 40% जाती हैं। तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया 20, यानी मैं कहूँगा कि 20 लड़कियाँ फंक्शन में जाती हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए अटेंड करने वाले, 35 लड़के और 20 लड़कियां, यानी टोटल बच्चे कितने हो गए 55। अब इनकी परसेंटेज बनानी है तो 55 बच्चे आउट ऑफ यानी 70 और 50, टोटल कितने 120। फिर से समझो, 120 बच्चे टोटल थे, उसमें से 55 बच्चों ने किसी फंक्शन को अटेंड किया है। तो आप बताओ कितना परसेंटेज बना। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे 2 से तो 5 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। अब देखो ये पूरा नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट कितना आएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कितना आ रहा है 275 बटे में 6। इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24, 3 बच गया 35, यानी 36 होता तो पूरा कट जाता, 6 36 46, यानी समथिंग 46 आएगा। मैं कहूँ तो 45.8%। अप्रॉक्सीमेट पूछता है तो इसे हम लिख सकते हैं 46%, यानी इतने बच्चे उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, सभी को समझ आना चाहिए। ठीक है भाई, 45.38 बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल से। मैंने जैसा कहा कि इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन है, जैसे ही पेपर में आया था ये रेलवे और CHSL को मिला के ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि ये सवाल क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है कोई ABC, इसका कोई नाम नहीं है ट्रायंगल का कि कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक त्रिभुज है जिसके एंगल ABC हैं। अब एंगल A की वैल्यू दे रखी है 2 पाई दे रखी है। B की वैल्यू कितनी है भाई, ये दे रखी है आपकी 3 पाई माइनस 12 और C की वैल्यू दे रखी है 5 पाई माइनस 18। और पूछा आपसे तो बताइए सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, एंगल कितना है। तो सबसे बड़ा देखो पाई का मान निकालना पड़ेगा, पाई पाई पाई, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ये है, लेकिन ये किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अगर हम सॉरी तीनों एंगल की हम बात करते हैं तो तीनों एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। हर कोई बच्चा इस बात को जानता होगा। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जोड़ेंगे एंगल A कितना है 2 पाई,
प्लस बी कितना है, बी है हमारे पास में 3 पाई माइनस का 12 और सी कितना है 5 पाई माइनस का 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 यानी 10 पाई माइनस का 12 और 18 12 18 कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू कितना 180। क्लियर 180 हो गया। अब यहाँ से आप पाई निकालेंगे तो पाई बराबर आ जाएगा, ये 30 आपका इधर आएगा तो 210 बन जाएगा, 210 बटे में 10 यानी 21। पाई का मान कितना आ गया 21 डिग्री आ गया। पाई की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री। आपसे पूछा हाईएस्ट सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ लगा दो 5 पाई यानी 21 पंजे कितना होता है 105 होता है। 105 माइनस 18, 105 में से आप 18 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए सभी। 105 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा ना 87। आंसर आ जाएगा आपका 87 इज द हाईएस्ट एंगल। ठीक है। सबसे छोटा पूछता है या तीनों एंगल पूछता तब भी निकाल देते, पाई का मान सीधा सीधा पुट करते। 87 सभी का आ रहा है, ज्योति का 87 आया। वेरी गुड ज्योति, लगभग सभी सवालों का आंसर दिया है ज्योति ने। संदीप ने भी लगभग सभी सवालों का आंसर दिया है। ऐसे ही मैं यही चाहता हूँ कि सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से आंसर दिया करें, और जो बच्चे एकदम नए हैं वो घबराए ना, उन्हें भी सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि आप लोगों की अभी कैलकुलेशन में भी दिक्कत है ना। चलो देखते हैं आगे और सवाल है क्या। नहीं अब सवाल नहीं है। तो आज ये जो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ सवाल है या कुछ ऐसे हैं, ये पेपर में आए और इसी तरीके के आते हैं। अगर आप CHSL या फिर CDS इस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका जैसे DSS की तैयारी कर रहे हैं आप मान लो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सवालों का लेवल यही रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि 0 लेवल से, मतलब जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है, कभी 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, उसको भी समझ में आएगा। धीरे धीरे करके वही चैप्टर हमारा SSC CGL के मेंस लेवल तक जाएगा। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं स्टार्टिंग में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, लास्ट तक आपको वो सब क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे जुड़े हैं वो जुड़े रहें। अभी इस पे YouTube पे आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, जितनी भी क्लास मिलती हैं। उसके बाद में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, RK एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हमारी और ये जो लॉन्च होंगे हमारे जो कोर्सेज हैं जो भी हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, दूर रह रहे हैं या कुछ भी है, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इधर आके अच्छे से अपनी क्लास को ले सकते हैं। ठीक है। मैथ्स को मैं स्टार्ट करूँगा अभी, या तो नेक्स्ट क्लास से मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा, या फिर उसके बाद मेरी कोशिश यही है कि अगली क्लास से मैं चैप्टर के बाद शुरू कर दूँ पूरी क्लास को, और एक एक चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ाऊँगा आपको। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि कभी आप मैथ्स को लेकर परेशान नहीं रहेंगे मेरी क्लास लेने के बाद में। ठीक है। तो आज इतनी ही क्लास रखता हूँ मैं। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे कल इतने ही बजे। तो आप सभी बच्चों को इस लिंक को शेयर कर दिया करें, बता दिया करें कि भाई हमारे यहाँ ऐसे क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे सर पढ़ा रहे हैं। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं, कैसे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आप सबको डिस्कस करो और ज्वाइन कराओ बच्चों। ठीक है भाई, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।